चलिए, तो स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। और अपने सवाल आप लगातार हम तक भेजते रहिए। सवाल पूछने का तरीका बेहद आसान है। स्क्रीन पर दिखाए गए क्यूआर कोड को आप स्कैन कीजिए और स्कैन करके आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ साथ जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उस नंबर पर कॉल, एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा हैं। और साथ ही सारे सोशल मीडिया पर भी हम अवेलेबल हैं। वहाँ पर ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम से भी आप जुड़कर हमें अपने सवाल सीधे भेज सकते हैं। तो देर किस बात की है, जल्दी से अपने सवाल हमें भेजते रहिए। हमारे एक्सपर्ट भी हमारे साथ जल्द ही शामिल होंगे। और चलिए, इसी के साथ हमारे दिग्गज एक्सपर्ट को भी अपने साथ शामिल कर लेते हैं। आज जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं वो है रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा। अजीत जी, वेलकम टू ईटी नाउ स्वदेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपकी राय लेना जल्द ही शुरू करेंगे। इससे पहले एक मार्केट चेक भी ले लेते हैं अजीत जी। देखिए, मार्केट की बात करें तो अच्छा रिबाउंड आज के मार्केट में नजर आ रहा है। अभी देखें तो देखिए, निफ्टी 50 में 160 अंकों की मजबूती हमें नजर आ रही है और 24,000 के लेवल्स भी अभी क्रॉस होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। दिन के जो है हाई लेवल पर अभी कारोबार करता हुआ हमें नजर आ रहा है। निफ्टी बैंक में भी देखिए 420 अंकों की बढ़त अच्छी हमें नजर आ रही है। आईटी थोड़ा गिरा हुआ है आज भी, लेकिन कल के मुकाबले थोड़ी सी कम जो है गिरावट को मिल रही है। साथ ही मिड कैप की भी बात करें तो अच्छी बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। सेक्टर्स की तरफ एक नजर डालें तो देखिए, जून महीने के लिए ऑटो सेल्स के डेटा भी आने शुरू हो गए हैं। तो ऑटो सेक्टर में कहीं ना कहीं उस वजह से भी एक मजबूती हमें नजर आ रही है। सपोर्ट बाजार को भी मिलता हुआ दिख रहा है। निफ्टी, मीडिया, रियल्टी, एफएमसीजी, कंजम्पशन, इन तमाम सेक्टर्स में अच्छी तेजी हमें नजर आ रही है। मेटल, फार्मा और आईटी, ये तीन सेक्टर्स ऐसे हैं जहां हमें इस वक्त गिरावट देखने को मिल रही है। और तमाम अनसर्टनिटीज के बावजूद भी, ईरान के वॉर को लेकर जो भी तमाम अटकलें चल रही हैं उसके बावजूद भी अच्छा कारोबारी सत्र थोड़ा हमें देखने को तो मिल रहा है। ऐसे में आपका क्या आउटलुक है फिलहाल मार्केट को लेकर? क्या इस हफ्ते हमें ये जो बढ़ोतरी है वो बरकरार देखने को मिल सकती है? शुक्रिया गुरप्रीत। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जिस तरीके से हम देख रहे हैं मार्केट में इंडेक्स को, अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट करीब 2 हफ्ते हो गए हैं कि एक रेंज, एक दायरे में हम इंडेक्स को ट्रेड करते हुए देख रहे हैं, जहाँ पे कि 24,200 और 23,800 इसी बैंड में आपको इंडेक्स ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। कल एक्सपायरी डे पे, मंथली एक्सपायरी डे पे आपने ऑलमोस्ट लोअर बैंड को रीटेस्ट किया था और उसको रिस्पेक्ट करते हुए आज के सेशन में एक अच्छी बड़ा रिकवरी दोबारा से देखने को मिल रही है। बट इंडेक्स में एक ट्रेंड अनफोल्ड होने के लिए आपको 24,200 का दायरा जब आप क्रॉस करेंगे, तब जाके आपको 24,400, 600 जो कि नेक्स्ट हर्डल होने वाले हैं, उन एरियाज के पास आप पहुंचेंगे। इन सब के बीच में जैसे आपने बताया कि आईटी में प्रेशर है। देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपके दो बड़े सेक्टर्स, बैंकिंग और आईटी, इसकी परफॉर्मेंस कैसे रहती है, उसके बेसिस पे आप मोमेंटम देखते हैं। उसके अलावा कुछ एक हैवी वेट्स हैं अक्रॉस सेक्टर्स लाइक रिलायंस, आईटीसी, इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो वहां पे थोड़े से मिसक्लूज है कि बैंकिंग नो डाउट काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है और एंटिसिपेशन है जब तक कि 57,000 के लेवल्स बैंकिंग में होल्ड है, तब तक वो पॉजिटिव टोन बरकरार रहेगा। बट वहीं पे अगर आईटी की बात करें तो आईटी में गिरावट का सिलसिला रुक नहीं रहा है। कल के सेशन में एक अच्छी गिरावट, शार्प गिरावट रही और आज भी हम देख रहे हैं कि कुछ एक स्टॉक्स जो कि प्रेशर के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि इंडेक्स में जो मूव रहने वाला है वो ग्रेजुअल रहेगा, अप मूव। जब तक कि 23,800 इंटेक्ट है, मेरे हिसाब से आपको पॉजिटिव बायस को बरकरार रखना चाहिए। बट मोमेंटम आपको मिसिंग रहेगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी है। सो बारिंग आईटी और एफएमसीजी, दूसरे सेक्टर्स में आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। जैसे हमने बात की बैंकिंग की, जहाँ पे की स्ट्रेंथ है। उसके अलावा थीम्स स्पेसिफिक हम बात करें, फार्मा, डिफेंस, यहाँ पे स्ट्रेंथ नजर आ रही है। इनफैक्ट जो ब्रॉडर मार्केट्स है वहां पे काफी ज्यादा स्ट्रेंथ नजर आ रही है, मिड कैप, स्मॉल कैप में। तो अकॉर्डिंगली आपका स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रहना चाहिए। इंडेक्स, जब हम कहें कि दायरे का जब ब्रेकआउट होगा तब जाके एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिलेगा। तब तक रेंज के हिसाब से, जो लेवल्स के हिसाब से आपको प्ले करना है इंडेक्स को। बिल्कुल ठीक। तो सेक्टर स्पेसिफिक और इंडेक्स स्पेसिफिक रणनीति आप बनाकर चलिए। इसके अलावा कुछ थीम्स भी है जो अजीत जी ने यहाँ पर आपको बताई है, वहाँ पर आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और अब सवाल और जवाब के सिलसिले को शुरू करेंगे। हमारे साथ पहले लाइव कॉलर भी जुड़ गए हैं। मंटू गुप्ता इस वक्त हमारे साथ है। मंटू, बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। कहाँ से बात कर रहे हैं आप और क्या सवाल है? जी नमस्कार मैडम, मैं नमस्कार। बिहार के गया जी से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह का मौसम हो रहा है इस वक्त गया जी में?
मैडम मौसम तो खैर काफी सुस्त है और यहाँ पर लगभग पिछले महीने में 2 बार बारिश दिखाया, उसके बाद तो बारिश हो नहीं रही। बिल्कुल ठीक। देश के काफ़ी सारे हिस्सों में बारिश नहीं हो रही और लगातार हम अपने शोज़ में भी ये बात डिस्कस कर रहे हैं। फिलहाल मंटू जी बताइए क्या सवाल लेकर आए हैं? मैडम मैंने लिया था रेल विकास निगम 500 क्वांटिटी बाय किया था 305 पे। बिल्कुल ठीक। और क्या नज़रिया है आपका? नजरिया मैडम मेरा शॉर्ट का है, शॉर्ट टाइम लेकिन का। ये काफी टाइम हो चुका है और काफी स्टॉक नीचे जा रहा है धीरे धीरे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चलिए सीधा अजीत जी के पास चलेंगे। सबसे पहले गुड आफ्टरनून अजीत जी, आपने सवाल सुना होगा मंटू जी का। आरबीएनएल के शेयर हैं इनके पास, 305 पे लिया था, 239 पर आ गया है और काफ़ी बड़ा नुकसान, 32,000 से ज़्यादा का नुकसान इन लेवल्स पर होता हुआ। और आरबीएनएल के शेयर की बात करें तो 6 महीने से 1 साल के चार्ट यहाँ पर डिप्रेसिंग ही नज़र आ रहे हैं क्योंकि काफ़ी टूट चुका है। 33% से ज़्यादा की गिरावट 6 महीने में और करीब 40% के 1 साल में टूटता हुआ नज़र आ रहा है। आगे की चाल कैसे नज़र आ रही है और क्या इन्हें सलाह होगी कि इन लेवल्स पर इन्हें शॉर्ट करके यहाँ से निकलना चाहिए लॉस के साथ? शुक्रिया दीप्ति। और दीप्ति, आपने देखिए जैसे बताया कि हर टाइम फ्रेम पे इस स्टॉक में आपने पेन देखा है और अभी भी अनफॉर्चुनेटली कोई साइन नहीं है फॉर डिसाइसिव रिकवरी रिवर्सल। थोड़ा बहुत बीच बीच में बाउंस जरूर आ सकता है ड्यू टू ओवर पोजीशन, बट इनकी बाइंग काफी ऊपर के लेवल की है, करीब 305 310 का जोन। तो मुझे लगता है कि उन लेवल्स को अटेन करना तो अभी काफी मुश्किल होगा। बिकॉज जो हर्डल्स मैं देख पा रहा हूँ, पहला जो बड़ा पड़ाव है करीब 250 55 के पास का, वो अगर क्रॉस करेगा तो 270 75 के लेवल्स बनेंगे। उसको क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा बिकॉज वहां पे लॉन्ग टर्म एवरेजेस प्लेस्ड हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे। तो मुझे लगता है कि अभी तो ये होल्ड कर सकते हैं, बट अंडर परफॉर्मेंस सबसे बड़ी बात जो दिखती है। देखिए मार्केट में क्या होता है कि आप जब मार्केट में देख रहे हैं कि इंडेक्स एक दायरे में है, स्टॉक आपका अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट वहीं पे अगर आप देखेंगे तो कुछ एक थीम्स हैं, चाहे वो बैंकिंग हो फार्मा हो, जो कि अपने रिकॉर्ड हाइज के पास हैं। तो इस कंडीशन में डेफिनेटली और पेनफुल होता है अपने स्टॉक को नीचे जाते हुए देखना। तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो डेफिनेटली है। मेरे हिसाब से अगर एक बार को ये कंफर्टेबल है लॉस लेके शिफ्ट करने की पोजीशन में, तो बैंकिंग में डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। जो आपके हैवी वेट्स हैं लाइक एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, उनमें स्विच करने का कॉस्ट काफी लंबे टाइम बाद वहां पे ट्रैक्शन देखने को मिला है। और एंटिसिपेशन ये है कि मार्केट में जब भी रिकवरी और एक्सटेंड होगी, जब इंडेक्स में ब्रेकआउट आएगा, तो बैंकिंग लेड हो सकता है वो। तो उसका बेनिफिट इन प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स को जो कि साइडलाइंस पे थे उनको मिलेगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। और अगर इसको होल्ड करते हैं तो अभी के लिए जो रीसेंट स्विंग लो था स्टॉक में, करीब करीब स्टॉक ने 220 के पास का एक लो बनाया था, उसी के स्टॉप लॉस के साथ उनको बने रहना चाहिए और 270 75 के पास दोबारा से पोजीशन को रिव्यू करें। चलिए, तो ये सलाह आती हुई और बैंकिंग स्टॉक्स में भी स्विच करने की सलाह आती हुई। चलिए आगे चलते हैं। एक और लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रभाकर। प्रभाकर, बहुत बहुत स्वागत है आपका 89 स्वदेश पर। पूछिए किस स्टॉक हाँ, को लेकर नमस्कार क्वेरी है नमस्कार आज मैडम। आपकी? मेरे नमस्कार पास प्राज इंडस्ट्रीज के 2000 शेयर्स है। जी। बाइंग प्राइस है 319। हम्म। जी, सवाल क्या हेलो। है? 319। जी, सवाल क्या है प्राज इंडस्ट्रीज को लेकर आपका? होल्ड कर रहे हैं स्टॉक, क्या सलाह चाहते हैं स्टॉक पर? हाँ, अभी मैं काफी समय होल्ड कर रहा हूँ 6 महीने से। तो अभी क्या करो, रुको के निकल जाओ? ठीक है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव या शॉर्ट टर्म के लिए? अभी तो शॉर्ट टर्म 2-3 महीने के लिए। ठीक है प्रभाकर जी, आपको सलाह दिलवा देते हैं एक्सपर्ट से। बात करें अगर प्राज इंडस्ट्रीज की अजीत जी, तो देखिए 319 पे इन्होंने शेयर खरीदा है, 2000 शेयर्स हैं इनके पास। इनके खरीद भाव से तो ऊपर चला गया है और मुनाफा भी इन्हें हो रहा है। बहुत बहुत बधाई प्रभाकर जी आपको इस मुनाफे के लिए। और डेफिनेटली स्टॉक में देखें तो एक अच्छा मोमेंटम हमें नज़र तो आया है पिछले 6 महीनों में। लास्ट 1 ईयर में देखें तो हालांकि टूटा ज़रूर है शेयर, हवे वो पिछले लास्ट मंथ में भी अच्छा कारोबार करता हुआ दिख रहा है और आज भी अच्छी तेज़ी इसमें स्टॉक में नज़र आ रही है। ऐसे में शॉर्ट टर्म आउटलुक क्या देंगे अजीत जी आप इन्हें? बिल्कुल गुरप्रीत, देखिए ये थीम इनफैक्ट जो इथेनॉल ब्लेंडिंग के बेसिस पे जब हमने देखा था स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग मूव रहा था। और इसके बाद अ, जब हमने दिसंबर मंथ के हाईज के बाद एक बहुत मेजर करेक्शन स्टॉक में अनफोल्ड हुई, मींस 850 से ये स्टॉक आपका गिरते हुए करीब 270 तक के लेवल्स तक आ गया था। और उन्हीं लेवल्स के आसपास फिर उन्होंने एक्यूमुलेशन किया, जो कि फॉर्चुनेट रहेगी। और वहां से अभी भी एक अच्छा अप मूवमेंट को देखने को मिल रहा है। 2 से 3 महीने में मुझे लगता है कि ये
पॉजिटिविटी दोबारा से बढ़ सकती है और एक बार को करीब 420 तक के लेवल्स रीटेस्ट हो सकते हैं। तो ये देखते हुए मेरे हिसाब से अभी आपको बने रहना चाहिए। 334 अब ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। जब तक कि इन लेवल्स के ऊपर होल्ड कर रहा है तब तक आप बने रहिए और 420 के पास एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने की राय होगी। ऑलराइट, प्राज इंडस्ट्रीज को लेकर ये सलाह और लेवल्स आते हुए आगे बढ़ेंगे। अगले लाइव कॉलर का रुख करेंगे। भवानी सिंह इस वक्त हमारे साथ है। भवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछिए, क्या सवाल है? मेरे पास आईटीसी के 130 शेयर है, 290 की प्राइस में खरीदा है और 2-3 मंथ का व्यू चाहिए मेरे को, टारगेट बिल्कुल का। ठीक। 2 से 3 महीने का। बिल्कुल ठीक। ओके, सीधे एक्सपर्ट के पास चलेंगे। अजय जी, आपने सवाल सुन लिया होगा आईटीसी को लेकर और इनके बाइंग प्राइस पर ही आज ट्रेड कर रहा है आईटीसी। 1% से ज़्यादा की तेज़ी है क्योंकि जितने भी एफएमसीजी और कंज्यूमर वाले शेयर्स हैं उनमें हम अच्छी तेज़ी देख पा रहे हैं। लेकिन आईटीसी की अगर बात करें, एक साल में 30% की गिरावट, जब सरकार ने यहाँ पर एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ लगाई थी, सिगरेट पर चार्ज बढ़ गए थे, उसकी वजह से एक बड़ा डिक्लाइन आईटीसी के शेयर में देखने को मिला और वहाँ से शेयर उभरता हुआ नहीं दिखा। हालांकि 6 महीने की गिरावट देखें तो 20% है, लेकिन एक महीने में अच्छी रिकवरी का अटेम्प्ट आईटीसी ने यहाँ पर दिया है। आगे की चाल कैसे देख रहे हैं आप आईटीसी के लिए, और 2 से 3 महीने का आउटलुक चाहते हैं ये? बिल्कुल तृप्ति, देखिए अगर जैसे हम बात करें एज ए सेक्टर तो एफएमसीजी और आईटी दोनों ही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और इसका खामियाजा आईटीसी ने भी भुगता है कि मींस नो डाउट एक रिकवरी रिबाउंड जरूर आया है बट ओवरऑल अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू है। इनके पास एक बेनिफिट है कि इन्होंने बाइंग प्राइस अभी के लेवल्स पे इन्होंने बाय किया है। मेरे हिसाब से अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर के साथ ना रहते हुए जो सेक्टर हमने बात की, चाहे वो बैंकिंग है, फार्मा है, सेलेक्ट काउंटर्स फ्रॉम द एनर्जी पैक, वहां पे अगर आप फोकस करेंगे तो रिटर्न पोटेंशियल ज्यादा है। यहाँ पे एक चीज है कि आपका डाउन साइड थोड़ा सा कैप लग रहा है, मींस कि ये रिस्ट्रिक्टेड रहेगा करीब 270-75 का जो डाउन साइड है, वो लेवल कैप रहेगा। बट रिकवरी के केस में 300 जब पहला पड़ाव होगा वो अगर निकल जाता है तब जाके करीब 315, बट कोई स्ट्रॉन्ग अपमूव की इंडिकेशन अभी तक नहीं है। अब रिजल्ट सीजन की शुरुआत होगी, किस तरीके से मैनेजमेंट अपना आउटलुक शेयर करती है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और उससे भी बड़ा फैक्टर कि किस तरीके से चीजें अनफोल्ड होती हैं ऑन दी मॉनसून फ्रंट, वो भी एक काफी बड़ा फैक्टर आने वाले टाइम में आईटीसी के लिए भी रह सकता है, कंसिडरिंग कि नो डाउट इसका मेजर रेवेन्यू सिगरेट बिजनेस से आता है और जैसे कि आपने बताया कि प्राइजेस जब हमने ड्यूटी बढ़ाई उसके बाद से वॉल्यूम पे किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ा है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा वॉच आउट करने के लिए। तो इन सबको देखते हुए मेरे हिसाब से अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकती है। बेटर ये है कि आप बैंकिंग में, जैसे हमने बात की प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स की, फार्मा में सन फार्मा, ल्यूपिन, ये कुछ एक ऐसे कैंडिडेट हैं जहाँ पे आप शिफ्ट कर सकते हैं अपनी पोजीशन। चलिए, सलाह आईटीसी को लेकर आती हुई एक्सपर्ट के थ्रू। और देखिए, साथ ही में केपीआईटी टेक के शेयर में आज भारी गिरावट देखने को मिल रही है। आज 16% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है केपीआईटी टेक में। अब इतनी बड़ी गिरावट क्यों आ रही है, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी दर्शिता जैन जुड़ रही हैं। दर्शिता, बताइए क्या है पूरी खबर? राइट, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज ने अपने क्वार्टर 1 रिजल्ट्स के आने के पहले ही मार्केट को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। कंपनी ने कहा है कि Q1 FY27 में रेवेन्यू 1% YOY यानी कि ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हो सकते हैं, हमें गिरावट देखने मिल सकती है इन द रिपोर्टेड डॉलर टर्म्स। अब इसकी सबसे बड़ी वजह है कि यूरोप के लग्जरी ऑटो मार्केट्स में वीक डिमांड बनी हुई है। इसी के साथ साथ पास्ट फ्यू वीक्स में हमें यूरोपियन OEMs ने प्रॉफिट वार्निंग्स भी दी है, जिसकी वजह से सीधा इम्पैक्ट हमें टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग स्पेंड्स पर देखने मिल रहा है। और इसी के साथ साथ कंपनी ने अपनी लेटेस्ट क्लैरिफिकेशन निकाली है जिसमें कहा है कि Q2 के रिजल्ट्स भी Q1 के आसपास आने की उम्मीद है, यानी कि नियर टर्म इम्पैक्ट है और प्रेशर हमें आगे भी देखने मिल सकता है। अब प्रेशर सिर्फ रेवेन्यू तक सीमित नहीं है। अगर हम देखें तो कंपनी ये भी इंडिकेट कर रही है कि EBITDA और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स में भी हमें सीक्वेंशियल डिक्लाइन देखने मिल सकता है, क्योंकि इमीडिएट कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की स्कोप काफ़ी लिमिटेड है। अब इसी के साथ साथ मैनेजमेंट की ये उम्मीद है कि उनका H2 FY27 यानी कि सेकेंड हाफ ऑफ FY27 में स्ट्रॉन्ग हमें रिकवरी देखने मिल सकती है और इसी के साथ साथ Q4 में हमें स्ट्रॉन्ग सीक्वेंशियल रिकवरी देखने को मिलेगी। अब मार्केट की नज़र इस बात पर होगी कि कंपनी ने अपने FY27 EBITDA मार्जिन गाइडेंस को मेंटेन कर पाती है कि नहीं।
ने FY27 की गाइडेंस दी थी 20.5 से 21.2% के बीच, और इसी के साथ साथ उनका मीडियम टर्म आउटलुक है 22 से 24% का EBITDA मार्जिन गाइडेंस। तो ये मार्केट की सबसे बड़ी नज़र यहाँ रहेगी, और इसी के साथ साथ यूरोप की डिमांड रिकवरी कैसे दिख रही है और किस तरह से AI इन्वेस्टमेंट्स कंपनी को मदद कर रही है। लेकिन अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें सिर्फ KPIT तक सीमित नहीं थी, इसके इम्पैक्ट हमें टाटा टेक्नोलॉजीज़ और टाटा एलेक्सी जैसे स्टॉक्स में भी देखने मिले हैं। यानी चैलेंज कंपनी स्पेसिफिक नहीं है, सेक्टर वाइड अब इन्वेस्टर्स की नज़र बनी रहेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शता इस पूरी जानकारी के लिए। और जी, KPIT टेक में बिल्कुल गिरावट इस वजह से देखने को मिल रही है, वीकर Q1 अपडेट आया है। और अजीत जी, KPIT टेक के चार्ट्स भी अगर हम देखें तो लगातार गिरावट है, और आज तो 52 वीक लो भी टच कर लिया है शेयर ने। काफ़ी नुकसान हो रहा है निवेशकों को, ऐसे में काफ़ी टूट रहा है शेयर। लास्ट 1 मंथ के चार्ट्स देख लें, लास्ट 1 ईयर के चार्ट्स देख लें, काफ़ी डाउन और मोमेंटम स्टॉक में नजर आ रहा है ऑलरेडी। ऐसे में जो इन्वेस्टर स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल गुरप्रीत, देखिए ये एक जो बायस होता है कि पास्ट में स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया और हर गिरावट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, देखिए वो चीज आईटी में मेरे हिसाब से अभी आपको नहीं देखनी चाहिए जब तक कि मैनेजमेंट गाइड ना करे कि अब हाँ डिमांड वापस आ गई है और जो स्पेंडिंग है उसमें उनको स्टेबिलिटी दिख रही है। तो ये सारे चैलेंजेस देखते हुए, क्योंकि आईटी एज अ पैक पूरा अंडर परफॉर्म कर रहा है, केपीआईटी में भी पहले से ही इनफैक्ट जनवरी मंथ से ही एक डिस्ट्रीब्यूशन का ट्रेंड था, और हाल फिलहाल में थोड़ी सी रिकवरी जरूर आई थी, बट वो भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं शायद डिस्ट्रीब्यूशन का ही साइन था, जिसके बाद ये 24% का डिक्लाइन हम इस हफ्ते में देख रहे हैं। अभी मुझे नियर टर्म में कोई रिस्पाइट नजर नहीं आ रहा है। जिनके पास पोजीशन है, बेटर यही है कि थोड़ा सा नुकसान अगर रिड्यूस कर सके यहाँ पे अपना पोजीशन को काट के, बिकॉज नीचे पे करीब करीब 500 से लेकर 510 वाला जोन है, वहां पे जाके मुझे सपोर्ट नजर आ रहे हैं। वहां शायद आपको कंसोलिडेशन दोबारा देखने को मिले। तो अभी के लिए तो सिनेरियो नेगेटिव ही है। अगर आप सेल नहीं करें तो एटलीस्ट बाय ना करें, ऐड ना करें अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन में। बाय और ऐड करने की सलाह नहीं रहेगी फिलहाल के लिए KPIT टेक में। और चलिए फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और स्टॉक्स में, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, आप लगातार हमें अपने सवाल भेजते रहिए। QR कोड आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसे स्कैन कीजिए और अपने सवाल लगातार हम तक पहुंचाते रहिए। वेलकम बैक, योर स्टॉक्स देख रहे हैं आप। और चलिए अब जून जो ऑटो बिक्री के आंकड़े हैं वो आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन अब मारुति सुजुकी के नंबर्स भी आते हुए नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, और काफ़ी अच्छा डेटा आता हुआ दिख रहा है। कुल घरेलू बिक्री करीब 21% तक बढ़ी है, 1.5 लाख यूनिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आती हुई नजर आई है। सालाना आधार पर बिक्री में करीब 19% की ग्रोथ भी देखी जा रही है। एक्सपोर्ट्स की अगर बात करें तो 13% की ग्रोथ यहाँ पर भी देखी गई है। 42,768 यूनिट यहाँ पर ईयर और ईयर बेसिस पर आती हुई नजर आ रही है। कुल बिक्री करीब 19% से ज्यादा बढ़ी है, 2 लाख यूनिट रही है ईयर एंड ईयर बेसिस पर। घरेलू बिक्री में भी अच्छी ग्रोथ, और देखिए जो अनुमान था वो भी यहाँ पर अच्छी नंबर्स आने का ही अनुमान था। BS7 लागू होने से पहले स्टॉकिंग का असर आप देख सकते हैं। फ्रेट डिमांड पर भी यहाँ पर नजर बनी हुई, और तमाम बड़ी कंपनियों के नंबर्स अच्छे आते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। टाटा मोटर्स ने अपनी नई टाटा सेरा EV भारत में लॉन्च कर दी है। यह एक फुली इलेक्ट्रॉनिक SUV रहेगी जिसमें कई हाईटेक फीचर्स भी है। EV की क्या कीमत है, डिलीवरी कब तक हो सकती है और तमाम फीचर्स क्या है, इस पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी शिबानी घरत। टाटा मोटर्स ने अपनी मच एंटिसिपेटेड टाटा सियरा EV लॉन्च की है ना। आइस व्हीकल के मुकाबले, मतलब सियरा आइस के मुकाबले ये जो सियरा EV है डिज़ाइन के मामले में थोड़ी सी अलग लगती है इन टर्म्स ऑफ द फ्रंट लुक एंड फील ऑफ दिस पर्टिकुलर व्हीकल। अगर आप खोल के देखें तो इंटीरियर्स में काफ़ी चेंज है। एक तो सबसे पहले एक बड़ा सा डिस्प्ले आपको इसकी गाड़ी में मिलेगा, लेकिन हेडलाइन नंबर जो है बिकॉज इट्स एन EV तो रेंज और रेंज एंग्जाइटी को एड्रेस करता है। सबसे पहले कंज्यूमर्स
ऑप्शंस में से चूज़ कर सकते हैं। एक है 75 किलोवाट वाला और 63 किलोवाट वाली बैटरी पैक। दोनों के दोनों 500 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज आपको ऑफर करते हैं। एक तो 75 वाट वाला जो पैक है वो आपको लेकर जाएगा ऑलमोस्ट 685 किलोमीटर इज द क्लेम रेंज दैट टाटा मोटर्स इज प्रॉमिसिंग विद दिस पर्टिकुलर व्हीकल। एंड देन जो 65 वाला है पैक वो आपको 585 लेके जाएगा। अभी क्विकली आपको अंदर दिखाती हूँ कि किस तरह से मॉडर्न इसका इंटीरियर है। बिल्कुल एक्सपेंसिव डॉल्बी एटमॉस सपोर्टेड सिस्टम आपको इनसाइड द व्हीकल मिलेगा। काफ़ी डिजिटल एकदम एक इंफोटेनमेंट वाला सिस्टम आपको यहाँ पर मिलता है। एक बहुत ही मॉडर्न ईवी का लुक एंड फील आपको टाटा सिएरा ईवी में इस व्हीकल में मिलता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड देन कई सारी चीज़ें टाटा मोटर्स ऑफर करी है। एक तो टाटा सिएरा ईवी 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ आता है। 175 किलोवाट का एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो पीछे के एंड की तरफ प्लेस्ड है। साथ ही एक और इलेक्ट्रिक मोटर है जो फ्रंट में है जो 103 किलोवाट का इलेक्ट्रिक मोटर है। इसी के साथ साथ बैटरी की एंग्जाइटी जो कई लोगों को होती है, कंज्यूमर्स को होती है व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो टाटा मोटर्स जो है वो लाइफ टाइम रिप्लेसमेंट ऑफर कर रहा है अपने टाटा सिएरा .EV के साथ। तो कई सारे शानदार रंगों में इनफैक्ट टाटा मोटर्स ने अपनी मच एंटिसिपेटेड सिएरा .EV को लॉन्च किया है एट 18.75 lakhs। और चलिए अब ऑटो सेक्टर पर एक ब्रॉड व्यू ले लेते हैं। अजीत जी, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए आज तो जून सेल्स के आंकड़े आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे नंबर्स आए हैं और तमाम बड़ी कंपनियों के ईयर ऑन ईयर बेसिस पर शानदार ग्रोथ भी देखने को मिली है। हमने देखा था जो अनुमान था वो भी काफ़ी मजबूत ही दिखा रहा था और मॉनसून की शुरुआत में थोड़ी सी नरमी के संकेत थे, लेकिन नंबर्स काफ़ी आते हुए नजर आए। इसके अलावा काफी सारी कंपनियां नए लॉन्चेस कर रही है। क्रूड के प्राइसेस ऊपरी स्तरों से काफी नीचे आ गए हैं और इसके अलावा ईवी को भी बूस्ट किया जा रहा है, सरकार की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। और दिल्ली में तो देखिए नई ईवी पॉलिसी भी लागू हो गई है, जिसके चलते कल के सेशन में भी हमने देखा ओला इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी काफी अच्छी तेजी 8 से 10% तक जाते हुए ये शेयर्स नजर आए। ओवरऑल ऑटो सेक्टर पर आपका क्या व्यू है और कैसे देख रहे हैं अब आप आगे ऑटो सेक्टर की चाल को? बिल्कुल देखिए यहाँ पे ऑटो ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है, नो डाउट। बीच बीच में थोड़े से पॉजेस जरूर हुए हैं, बट लार्जली अगर आप देखेंगे तो आपको बायस पॉजिटिव साइड में नजर आएगा अक्रॉस दी बोर्ड। और जैसा आपने बताया मॉनसून एक बिगर ट्रिगर होने वाला है, उसके अलावा जिस तरीके का आंकड़े आएंगे वो काफी हद तक डिक्टेट करेंगे। सेलेक्टिव रहने की जरूरत है बेसिकली स्पेस में। आपको कहीं पे जैसे टीवीएस, एमएनएम, मारुति, ये कुछ एक ऐसे नाम है जहाँ पे कि अभी रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रेंथ नजर आ रही है। वहीं पे आपको बजाज ऑटो, हीरो मोटो को आईशर में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का फेज है। तो सेलेक्टिव रहिए, बट ओवरऑल टोन पॉजिटिव साइड पे ही नजर आ रहा है विद इन दी ऑटो स्पेस। ठीक, तो चुनिंदा शहरों में मौके मिलेंगे और पॉजिटिव ट्रेंड आगे के लिए ऑटो सेक्टर पर ये सलाह आती हुई। चलिए इसी के साथ फर्स्ट सेगमेंट को यहीं समाप्त करेंगे। अजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बात करने के लिए और हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए शुक्रिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए। वेलकम बैक। और चलिए योर स्टॉक्स के सेकंड सेगमेंट में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपको एक बार फिर से हम बता देते हैं कि आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका क्या रहेगा? बेहद आसान तरीका है, QR कोड आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उसे स्कैन कीजिए, अपना सवाल हम तक पहुंचाइए। इसके अलावा आप हमें कॉल करके भी अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है कुणाल परार। कुणाल, बहुत बहुत स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर। और सबसे पहले मार्केट पर आपका व्यू जानना चाहेंगे, नई सीरीज की शुरुआत और देखिए मार्केट में तेजी कायम होती हुई दिख रही है। फिलहाल 150 अंकों की तेजी निफ्टी में है, 24,017 के लेवल पर है। बैंक निफ्टी के लेवल्स देखें 58,000 के पार फिलहाल बैंक निफ्टी में कामकाज होता हुआ करीब 450 अंकों की तेजी देखी जा रही है। इंडेक्स वाइज देखें तो यहाँ पर आज रियल्टी में आज अच्छी मजबूती है, FMCG शेयर अच्छे करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मेटल और IT पर जरूर से थोड़ा दबाव देखने को मिल है। फिलहाल बाजार को कैसे देख रहे हैं आप और क्या लग रहा है कि सेकेंड हाफ में तेजी और बढ़ती हुई नजर आएगी?
सबसे पहले गुड आफ्टरनून आप दोनों को। एंड नई सीरीज की शुरुआत तो काफी अच्छी हुई है। 150 पॉइंट मार्केट ऊपर है, लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि ये 150 पॉइंट की मोमेंटम टिकेगी या नहीं टिकेगी। फिलहाल देखने जाए तो मार्केट 23,800 से लेके 24,200 के लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। कोई खास भी यहाँ पे नहीं बन रहा है। 24,200 का ब्रेक होता है तो फिर 24,600 तक के लेवल आपको वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। एंड मिन टाइम पे अगर कोई भी गिरावट आती है 23,950 या 23,900, तो 23,500 के एसएल के साथ वहां पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करके चलने की सलाह रहेगी एक बार के लिए। 24,200 के बाद एक अच्छी खासी रैली का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। ओवरऑल व्यू यहाँ पे पॉजिटिव साइड का ही है और बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी के साथ ही यहाँ पे नई पोजीशन इनिशिएट करके चलने की सलाह रहेगी। चलिए, तो ये सलाह मार्केट को लेकर आती हुई हमारे एक्सपर्ट के थ्रू। और आगे चलते हैं, आपके सवालों को अब शो में शामिल करते हैं। हमारे पास जो सवाल आया है अब वो यूट्यूब से हमें मिला है। कृष्णा कुमार का ये सवाल है और मैज़िकॉन डॉक को लेकर ये क्वेरी आई है हमारे पास। कुणाल, 550 इनके पास एमडीएल के शेयर्स हैं और 2710 इनका खरीद भाव रहा है। सवाल इनका ये है कि अच्छे रिटर्न्स इनको इस स्टॉक में कब तक देखने को मिलेंगे और 2027 के लिए भी एक टारगेट प्राइस साथ में जानना चाहते हैं, क्योंकि देखिए इस वक्त काफ़ी नुकसान झेल रहे हैं। करीब करीब 1 लाख रुपए तक का नुकसान इन्हें भारी भरकम हो रहा है। इनके खरीद भाव से भी स्टॉक नीचे आ गया है। लेकिन अगर ओवरऑल हम स्टॉक को देखें फिलहाल तो लास्ट 3 मंथ्स में अच्छा मोमेंटम इसमें हम देख पा रहे हैं। लास्ट 6 मंथ्स में भी ठीक ठाक मोमेंटम है। ऐसे में क्या सलाह रहेगी इनके लिए और एक टारगेट प्राइस भी ये साथ में जानना चाहते हैं। वेल सलाह ये ही रहेगी कि एग्जिस्टिंग पोजीशन को आप होल्ड करके चल सकते हो। 25 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर स्टॉक 2570 2570 के ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो फिर 2800 तक के लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। टाइमिंग के लिए एग्जिस्टिंग पोजीशन को आप होल्ड करके चले। एंड इन एनी वर्स्ट सिचुएशन अगर स्टॉक नीचे 2350 आता है तो वहां पे एक बार एवरेज करके चलने की सलाह जरूर से रहेगी। ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव साइड का ही है। जल्द हमें 2800 तक के लेवल ये स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल ठीक, ये सलाह मज़गांव डॉक पर फिलहाल इन लेवल्स पर आती हुई। आगे बढ़ेंगे, अगला जो सवाल है वो भी यूट्यूब के जरिए आ रहा है। नीलेश प्रजापति का सवाल है, वेदांता आयरन एंड स्टील के शेयर है, 5000 क्वांटिटी है, एंट्री प्राइस करीब 32 रुपीज़ ये बता रहे हैं अपना। हालांकि नजरिया इन्होंने शेयर नहीं किया है आगे का, लेकिन शेयरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। कुणाल जी, आपसे समझना चाहेंगे, डीमर्जर के बाद हाल ही में अलग से लिस्ट हुई है कंपनी और ज़्यादा चार्ट्स तो इसके अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में है। 38 रुपये पर चला गया है शेयर और आज भी करीब 10% के आसपास अच्छी तेज़ी दिखा रहा है। क्या सलाह रहेगी अगर आप आगे का आउटलुक थोड़ा सा दे पाए इन्हें? बहुत ही बढ़िया अच्छी रैली हमें स्टॉक में देखने को मिली है। लिस्ट के टाइम भी ये स्टॉक 20 रुपए में था। 20 रुपए वाला एक ही महीने में आज 39 के अराउंड है। इसको एक बार होल्ड करके ही चलने की सलाह रहेगी। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि और भी अच्छी खासी रैली आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। सो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव साइड का ये पोजीशन को होल्ड करके चले, जल्दबाजी ना करें। लग रहा है कि 45 से लेके 52 तक के भी लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो ये सलाह वेदांता आयरन एंड स्टील को लेकर आती हुई। और आगे चलते हैं, अगला सवाल ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ट्विटर से आया है। शशिकांत का सवाल है ये संवर्धना मदरसन को लेकर और इनके पास 10,400 शेयर हैं इसके और 144 इनका खरीद भाव रहा है इस शेयर में। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट समझना चाहते हैं कुणाल जी, ये 1 से 2 महीने का आउटलुक चाहते हैं। इनके खरीद भाव से हल्का सा ऊपर है फिलहाल शेयर, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए मुनाफा भी हो रहा है 31,000 का। ऐसे में 1 से 2 मंथ का प्रॉस्पेक्ट ये समझना चाहते हैं। बीते कुछ वक्त में एक अच्छा मोमेंटम पकड़ा है संवर्धना मदरसन ने। ऐसे में क्या सलाह रहेगी इनके लिए आपकी? व्यू पॉजिटिव साइड का ही है। यहाँ पे 146.85 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मैं यहाँ पे 141 का एक स्ट्रिक्ट एसएल मेंटेन करके चलने की सलाह दूंगा और ये एसएल मेंटेन करना ही पड़ेगा। ऊपरी लेवल की बात करें तो ऊपरी लेवल 155 जैसे ही मिलेगा 168 तक के लेवल यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल व्यू पॉजिटिव साइड का ही है। पोजीशन को 141 के एसएल के साथ होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। बिल्कुल ठीक, तो ये सलाह संवर्धना मदरसन शामिल पर आती हुई। आगे बढ़ेंगे, अगला जो सवाल है वो भी सोशल मीडिया के ट्विटर के जरिए हमें मिला है। दीपक गुप्ता का सवाल आया है, ओसवाल पंप के 400 शेयर बता रहे हैं और 455 इनका बाइंग प्राइस है। इन लेवल्स पर जानना चाहते कि सपोर्ट क्या रहेगा और आगे ये शेयर कहां तक जा सकता है। फिलहाल इन लेवल्स पर करीब 13,500
नुकसान होता हुआ 455 की खरीद है 421 पर आ गया है और आज करीब आधे % की गिरावट देखने को मिल रही है। 6 महीने में भी करीब 19 से 20% की गिरावट आई और एक साल के चार्ट्स दिखे तो 37% से ज्यादा टूटा है। कुणाल जी, ओसवाल पंप्स में क्या सलाह होगी? क्या इन लेवल्स पर बने रहना चाहिए और अगर होल्ड करने की सलाह है तो आने वाले दिनों के टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप? 455 के अराउंड की खरीदारी, यानी पर ऑब्वियसली जैन 2026 के पहले की खरीदारी है। 6 महीना ऑलरेडी बीत चुका है। नाउ यहाँ पे स्टॉक 421 के अराउंड है। मार्च में स्टॉक ने तकरीबन 300 तक के लो दिखाए थे एंड वहां से एक अच्छी खासी रैली में स्टॉक ने 450 तक के भी लेवल दिखाए। यहाँ पे ओवरऑल जो मोमेंटम इसके बेस पे बन रहा है वो पॉजिटिव साइड का ही है। आप इसको होल्ड करके चले। 450 जैसे ही ब्रेक होगा आपको ये ऊपरी लेवल 570 तक के भी लेवल दिखा सकता है। ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव साइड का, इसको होल्ड करके ही चलने की सलाह रहेगी ओसवाल पंप को। चलिए, तो मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा आगे के लिए और होल्ड करने की सलाह रहेगी। एक्सपर्ट की तरफ से ही सलाह आ गई है ओसवाल पंप्स पर। और चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, आज एमसीएक्स में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट से 5% की शानदार तेजी इस वक्त हम देख पा रहे हैं स्टॉक में। ब्रोकरेज की क्या रिपोर्ट है, एमसीएक्स के लिए ग्रोथ के क्या नए ट्रिगर्स हैं, इस तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ी हैं मिताली जैन। मिताली, बताइए क्या है पूरी खबर? जी, आज एमसीएक्स फोकस में देखने को मिल रहा है क्योंकि जेफरीज ने कवरेज इनिशिएट किया है स्टॉक पे और जो पोटेंशियल टारगेट प्राइस दिया है वो 3600 रुपये का दिया है, यानी कि करंट लेवल से आप देखें करीबन 27% का अपसाइड पोटेंशियल उन्हें यहाँ नजर आ रहा है। जेफरीज का कहना है कि जो कमोडिटीज डेरिवेटिव मार्केट है वो अभी भी काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड है और यहाँ पे जो ग्रोथ की उम्मीद है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एनएसई का जो आप इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट देखेंगे उसमें रिटेल जो पार्टिसिपेशन है वहाँ पे करीबन 1/5 ही वॉल्यूम पे अभी फोकस किया जा रहा है। और जेफरीज का कहना है कि प्रॉफिटेबिलिटी के दम पे करीबन 22% का CAGR ग्रोथ वो देख रहे हैं और रेवेन्यू में करीबन 20% का CAGR ग्रोथ उन्हें FY26 से FY29 के बीच में यहाँ नजर आ रहा है एमसीएक्स के लिए, क्योंकि जो ऑपरेटिंग लेवरेज और मार्जिन के एक्सपेंशन का एस्टिमेट है उसके बेसिस पे यहाँ पे ये अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा जेफरीज को लगता है कि जैसे जैसे पार्टिसिपेशन बढ़ेगा वहाँ पे फ्यूचर्स की और ऑप्शंस की वॉल्यूम में भी आप तगड़ा इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ऑप्शंस की वॉल्यूम में करीबन 6-fold इंक्रीज आप आने वाले 10 सालों में देखेंगे। वही फ्यूचर्स की वॉल्यूम में करीबन जो अमाउंट है, जो वॉल्यूम का अमाउंट है वो यहाँ से तिगुना होता हुआ नजर आ सकता है। ब्रोकरेज का कहना है कि नए प्रोडक्ट लॉन्चेस जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, कोल, बैटरी वॉल्यूम, बैटरी मेटल्स और केमिकल्स, ये जैसे जैसे अनफोल्ड करेगा एमसीएक्स उसके तहत करीबन 15 से 20% की अर्निंग्स में और ज़्यादा इजाफा यहाँ पे आता हुआ नजर आ सकता है। और जो नॉन एग्री कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें नियर टर्म मोनोपोली कह सकते हैं कि आप एमसीएक्स के पास है, जिसके कारण कंपनी की ऑलरेडी जो प्रेजेंस है वो स्ट्रॉन्ग है। साथ ही बैलेंस शीट में और ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र आ सकती है और कैश फ्लो जनरेशन की जो कैपेसिटी है वो आगे जाके इसको एक सस्टेन्ड वैल्यू क्रिएशन का नाम यहाँ पे जेफरीज ने एमसीएक्स के लिए दिया है, जिसके दम पे आप देख रहे हैं कि आज स्टॉक सुबह से ही अच्छे से कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया मिताली इस पूरी जानकारी के लिए। और बिल्कुल देखिए, जेफरीज की बात करें तो 27% का अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पर कुणाल जी नज़र आ रहा है ब्रोकरेज को, और अच्छा मोमेंटम भी बरकरार है एमसीएक्स में। लास्ट ईयर के भी अगर चार्ट्स देखें तो लास्ट 1 ईयर में 66% के रिटर्न्स दिए हैं। अच्छा मोमेंटम चल रहा है। एक राय आपसे भी लेना चाहेंगे एमसीएक्स पर। 2975 के अराउंड है, 5% स्टॉक ऊपरी लेवल पे है। 20 MA के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, उतना नहीं। पिछले कई दिनों से स्टॉक रेंज बाउंड मोमेंटम में था, उसका भी ब्रेकआउट आज हमें देखने को मिला है। अगर स्टॉक आज 2985 के ऊपर अगर क्लोज आता है 2985 के ऊपर, तो वहां पे ब्रेकआउट कंफर्म होगा। उसके बीच पे 3100 से लेकर 3200 तक के भी लेवल आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। ओवरऑल व्यू पॉजिटिव साइड का ही है। नई पोजीशन हम यहाँ पे नहीं बना सकते क्योंकि रिस्क नई पोजीशन के लिए उतना फेवरेबल नहीं है। इन एनी वर्स्ट सिचुएशन अगर स्टॉक 2900 तक आता है तो फिर 2800 के एसएल के साथ हम बना के जा सकते हैं पोजीशन। फिलहाल नई पोजीशन नहीं बना सकते। 3100 से लेकर 3200 तक के टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो एमसीएक्स पर इन लेवल्स पर ये सलाह आती हुई। और चलिए खबर आपको बता देते हैं जो लगातार हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। एथेनॉल पर आज
कैबिनेट का एक बड़ा फैसला संभव हो सकता है, उस पर बैठक की जाएगी और देखना होगा अब क्या आउटकम निकल कर आता है। पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में टूटे चावल का आवंटन घटाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। सोर्सेज के हवाले से एक खबर मिल रही है और यहाँ पर देखिए एक बड़ा प्रस्ताव रखा जा सकता है। इस बड़ी बैठक में एथेनॉल को लेकर एक बड़ी मीटिंग होने वाली है और हिस्सा जो है 25% से घटाकर करीब 10% करने का प्रस्ताव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यहाँ पर रखा जा सकता है। तो ये खबर इस वक्त की फैसले से करीब 90 लाख टन टूटे चावल का जो है आवंटन घटेगा, ये खबर आती हुई। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब अगले लाइव कॉलर का रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ शानू जुड़ चुके हैं। शानू, हाय, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। पूछिए क्या सवाल है। मैम जी पूछिए शानू, बहुत बहुत स्वागत है। मैम मैंने BEL का ले रखा है, 2200 क्वांटिटी है और मेरी 900 एवरेज आ गई इसमें। 402 एवरेज प्राइस है मेरी। तो क्या मुझे अभी बना रहना है? बिल्कुल ठीक है शानू, यही नजरिया चाहती हैं आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से? हाँ लॉन्ग टर्म है मैम। ऑल राइट, ठीक है, सीधा एक्सपर्ट के पास ही चलेंगे। कुणाल जी, आपने सवाल सुन लिया होगा और इन लेवल्स पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट। शानू बहुत बहुत बधाई हो आपको। 401 पे खरीदा था, 415 पर है आज और करीब 1% की तेज़ी नज़र आ रही है। शेयरों की संख्या काफ़ी अच्छी है जिसके चलते ही हमें थोड़ा सा जो प्रॉफिट अच्छा देखने को मिल रहा है इन लेवल्स पर। और BL के चार्ट्स पर अगर नज़र डालें तो 6 महीने में 4% की तेज़ी यहाँ पर दिखाई है। काफ़ी वॉलेटाइल मूव्स भी देखने को मिले हैं, एक साल में भी थोड़ा वॉलेटाइल रहा है और 3% की गिरावट देखने को मिली है। आगे के चार्ट्स कुणाल जी कैसे नजर आ रहे हैं? लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में रखना चाहिए BL को? लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ये स्टॉक रखने वाला ही है। आने वाले दिनों में 435 वो जैसे ही देखूंगा 465 तक के भी लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल व्यू पॉजिटिव साइड का ही है और 401 402 के अराउंड खरीदारी की है। इसको होल्ड करके ही चलने की सलाह रहेगी। अगर लो लेवल पे कैसे मेंटेन करना है तो हम 395 का कैसे मेंटेन कर सकते हैं। टारगेट बहुत ही बढ़िया आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं, 435 से लेके 465। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है पोजीशन को होल्ड करने के लिए। तो यस, यहाँ से ओवरऑल पोजीशन को होल्ड करके ही चलने की सलाह रहेगी। चलिए, होल्ड करने की सलाह रहेगी BEL को लेकर। और आगे चलते हैं, सवाल ले लेते हैं। यूट्यूब से अभिषेक कुमार का सवाल हमारे पास आया है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर। 426 की क्वांटिटी में इनके पास ये स्टॉक है और 39 इनका खरीद भाव रहा है। यहाँ पर जानना ये चाहते हैं कि होल्ड करें या फिलहाल एग्जिट कर जाना चाहिए इन्हें स्टॉक से कुणाल, क्योंकि थोड़े अपर लेवल पर बाइंग इनकी नज़र आ रही है, क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए नुकसान भी 10,000 का झेल रहे हैं। इनके खरीद भाव से भी नीचे आ चुका है। करंट शेयर प्राइस 14.94 चल रहा है। हालांकि आज अच्छी मजबूती दिख रही है स्टॉक में, 4.5% अप है स्टॉक। क्या सलाह रहेगी इनके लिए आपकी? उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक उनकी खरीदारी 39 के अराउंड के प्राइस की है और फिलहाल प्राइस चल रहा है आपका 14.90। बहुत ही बढ़िया लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मैं कहूंगा यहाँ पे एक बार एवरेज करके चलिए, यहाँ से बाउंस बैक मिल सकता है। बाउंस बैक का स्टॉक 20 से लेके 24 तक के लेवल दिखा सकता है और उसको लॉन्ग टर्म के नजरिए से होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। तो इस लेवल पे एक बार एवरेज करके चलने की सलाह है। बहुत ही बढ़िया लेवल आने वाले दिनों में इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पर ये सलाह और होल्ड करके आप ये शेयर रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला जो सवाल है वो भी सोशल मीडिया के यूट्यूब के जरिए ही मिल रहा है। मोहम्मद अरशाद का सवाल मिला है। RCF के शेयर हैं, 144 इनकी क्वांटिटी है और 144 ही करीब इनका बाइंग प्राइस है। इनका सवाल है कि गैस और तेल की समस्या के कारण ये शेयर लगातार डाउन होते जा रहे हैं। क्या आगे इसमें प्रॉफिट दिख सकता है? जुलाई से सितंबर तक पूछना चाह रहे हैं कि कैसा व्यू रहेगा। शॉर्ट टर्म का नज़रिया ही रखते हुए दिख रहे हैं और करीब 1800 के आसपास की गिरावट लॉस इन लेवल्स पर होता हुआ। RCF के चार्ट्स देखें तो आज जो है हल्की फुल्की तेज़ी दिख रही है। एक महीने में अच्छी रिकवरी देखने को मिली, करीब 5% चढ़ता हुआ ये शेयर देखने को मिला। और एक साल के चार्ट्स की बात करें तो 17% टूटा है, लेकिन मार्च के बाद एक रिकवरी का अटेम्प्ट ज़रूर दिखाया है RCF ने। कुणाल जी, क्या सलाह होगी इन लेवल्स पर और क्या आपको लग रहा है कि तमाम केमिकल शेयरों में अब अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है? एक ब्रॉडर व्यू रखिएगा। RCF की बात करें, बट ऑब्वियसली ईरान यूएस के बीच में जो इश्यू चल रहा था वहां से नॉर्मली केमिकल सेक्टर्स में भी इसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिली और खास करके कतार से हम जो हमारे पर्टिकुलरली
केमिकल्स मंगवाते हैं जिसके बेस पे हम खेती करते हैं, ओके, फार्मिंग के लिए यूज होता है, उसमें एक बहुत बड़ा डेंट आया है। सो उसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें ये जितने भी फर्टिलाइजर स्टॉक है उसमें देखने को मिली है। अगर मैं आरसीएफ की बात करूं 131 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड लॉन्ग टर्म नजरिए की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल पे एक बार होल्ड करके चलना है। अगर एवरेज करना है तो कर भी सकते हैं। लो लेवल पे 120 का काफी अच्छा सपोर्ट आ रहा है। आने वाले दिनों की बात करें तो स्टॉक ने अपने आप को अच्छी तरीके से संभाला हुआ है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक 152 और 152 जैसे ही ब्रेक होगा 170 तक के लेवल हमें दिखा सकता है। तो ओवरऑल व्यू जो है पर्टिकुलर स्टॉक को लेके पॉजिटिव साइड का ही है। एवरेज करके चलने की सलाह यहाँ पे रहेगी। बिल्कुल ठीक। ये सलाह आती हुई आरसीएफ को लेकर और एक ब्रॉडर व्यू भी दे दिया है केमिकल स्टॉक्स पर। लेकिन चलिए, जून सेल्स के जो नंबर है वो लगातार ऑटो सेल्स के नंबर आ रहे हैं, हीरो मोटो के नंबर आते हुए नजर आए हैं और कुल बिक्री करीब 2.3% यहाँ पर घटती हुई दिखी है। मोटरसाइकिल बिक्री में भी जो है गिरावट ही देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और करीब 5.41 लाख यूनिट यहाँ पर रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। मोटरसाइकिल बिक्री में भी 6% से ज़्यादा की गिरावट रही और करीब 4.5 लाख यूनिट के आसपास आते हुए नंबर्स यहाँ पर नजर आए, जिसके चलते देखिए शेयर में थोड़ी ज़्यादा गिरावट थी लेकिन अब फ्लैट होता हुआ नजर आ रहा है हीरो मोटोकॉर्प। और स्कूटर बिक्री करीब 51% तक यहाँ पर बढ़ती हुई दिखी और काफ़ी बढ़िया नंबर्स स्कूटर बिक्री के यहाँ पर आते हुए नजर आए। इसके अलावा भी देखिए लगातार नंबर्स आ रहे हैं। अशोक लेलैंड ने भी अपने जून ऑटो सेल्स के नंबर जारी करे और काफ़ी अच्छे और मजबूत नंबर यहाँ पर अशोक लेलैंड के आए हैं, जिसके चलते शेयर में भी आप देख पा रहे हैं बढ़िया तेज़ी नज़र आ रही है। यहाँ पर जितने भी से अशोक लेलैंड के उनकी बिक्री में करीब 26% की तेजी नजर आई है और 17,912 यूनिट यहां पर घरेलू बिक्री का नंबर आता हुआ नजर आया और उसके चलते शेयर जो है अच्छी तेजी आज दिखा रहा है। एलसीवी बिक्री भी यहां पर बढ़ती हुई दिख रही है। कुणाल जी, हीरो मोटो और अशोक लेलैंड क्या सलाह होगी और एक व्यू ऑटो सेल्स के नंबर पर आप रखिएगा? अच्छी बिक्री और अच्छे आंकड़ों का अनुमान था और काफी बड़ी कंपनियों ने अच्छे नंबर ही यहाँ पर पेश किए हैं एक्सेप्ट हीरो मोटो, और देखिए वो भी अब हरे निशान में आता हुआ नजर आ रहा है। 2.3% सेल्स घटा है पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। स्टॉक 4,800 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली हीरो मोटोकॉर्प ने उसका फ्लेक्स फ्यूल होंडा लॉन्च किया था, हीरो मोटोकॉर्प का स्प्लेंडर लॉन्च किया था। उतना नहीं, विदा भी उन्होंने एक अच्छे प्रीमियम स्कूटर ईवी सेगमेंट लॉन्च किया है, जो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में इसका डायरेक्ट बेनिफिट हीरो मोटोकॉर्प को देखने को मिल सकता है। ओवरऑल पॉजिटिव साइड का ही मेंटेन करके चलने की सलाह है। 4,805 के अराउंड ये स्टॉक है। अगर आज के दिन में अगर स्टॉक सस्टेन होता है ऊपरी लेवल 4,841 के ऊपर, तो बहुत ही बढ़िया रैली हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है, जिसके बेस पे स्टॉक हमें 5,400 तक की भी लेवल दिखा सकता है। सो कंडीशनल बाय होगा 4,840 को एक बार सस्टेन हो जाने दीजिए, एक अच्छे खासा लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए तो ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया लग रहा है क्योंकि पोर्टफोलियो काफी अच्छा है फ्लेक्स फ्यूल्स प्लस ईवी दोनों को लेके। नाउ अशोक लेलैंड की बात करें तो यहाँ पे अशोक लेलैंड ने जिस हिसाब से मोमेंटम दिखाई है, यहाँ पे भी खरीदारी करके चलने की सलाह है। आज 4% स्टॉक ऊपरी लेवल पे है और प्रीवियस जो दो टॉप थे 162 के अराउंड के उसके ऊपर का स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो 149 के एसएल के साथ यहाँ पे भी खरीदारी करके जा सकते हैं। 178 से लेके वापस 210 तक के लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। सलाह आती हुई अशोक लेलैंड को लेकर। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज अद्वैत जूल्स की भी लिस्टिंग हुई है। अद्वैत जूल्स की लिस्टिंग शानदार रही है। लिस्टिंग के बाद कंपनी का मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ा है। हमारे साथ हैं कंपनी के चेयरमैन और एमडी नितिन गिलारा और फुल टाइम डायरेक्टर प्रतीक गिलारा। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है 18 नाउ स्वदेश पर। और चलिए सबसे पहला सवाल ले लेते हैं। देखिए सबसे पहला अगर बात करें तो क्योंकि ज्वेलरी सेगमेंट से डील करते हैं, अगर बात की जाए तो ब्राइडल, लग्जरी और एक्सपोर्ट के ज्वेलरी सेगमेंट में क्या क्या ट्रेंड्स आपको नजर आते हैं और फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए कैसे कंपनी के लिए एक आउटलुक तैयार हो रहा है इसके चलते? ब्राइडल ज्वेलरी देखिए हिंदुस्तान में तो शादियां होनी ही हैं, नेसेसिटी है बेसिकली। तो ब्राइडल ज्वेलरी और पोल्की ज्वेलरी अपने जो HNI वेडिंग्स हैं उसमें 100% ब्राइड्स प्रेफर करती हैं। आने वाले समय में हमें एक्सपेक्टेशन ये है कि अब जो ग्रुप हैं वो भी जड़ाऊ पोल्की प्रेफर कर रहे हैं फॉर द ब्रोचेस लाइक बटन्स एंड कफलिंग्स एंड बकल्स, बेल्ट बकल्स। तो मुझे लग रहा है कि
हाँ, कंठाज। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में तो डिमांड और शायद डबल ही होने वाली है। बिल्कुल ठीक। तो ज्वेलरी के लिए ये आउटलुक हो गया है, लेकिन हम समझना चाहते हैं FY27 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ और एबिडा मार्जिन्स को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं, और ग्रोथ के जो है बड़े ट्रिगर्स क्या होने वाले हैं। FY27 का ओवरऑल आउटलुक आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, 27 का हमारा प्रोग्राम है कि हम अपना B2C, जो कि हम डायरेक्ट ग्राहक को जो ज्वेलरी बेचना चाह रहे हैं, उसके ऊपर हम हैवीली वर्किंग करने वाले, जिसके लिए हम अपना नया शोरूम जो हमारा इस साल में शुरू हो जाएगा, हम उसके अंदर हम ग्राहकों से डायरेक्ट डील करेंगे। और इवन हम जयपुर के बाहर भी हमने कुछ जगहें ऑलरेडी प्लान कर ली हैं, जहाँ की हम लोग अपने नए स्टोर चालू करने वाले हैं। वहाँ से भी हमें रेवेन्यू आना शुरू हो जाना चाहिए 27 में। तो 27 एक ईयर ऑफ एक्साइटमेंट है, क्योंकि 27 में हमें सपोर्ट ऑफ जो अभी हमें और ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिला है इन्वेस्टर्स का, और वो जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें दे दी गई है, तो उसका एक बहुत बड़ा पुश और मोटिवेशन रहेगा। तो मेरे ख्याल में हम 27 में वंडर्स करने वाले हैं। चलिए, ये तो बात होगी रेवेन्यू और एबिटा मार्जिन्स की, लेकिन साथ ही अगर हम बात करें आपके B2C और B2B सेल्स की, B2B रेवेन्यू मिक्स की, तो वो आगे कैसे बढ़ रहा है, और आगे बेहतर डायरेक्ट कंज्यूमर D2C सेल्स लाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? B2C के लिए हम लोग नए शोरूम्स स्थापित कर रहे हैं, जो कि डायरेक्ट कस्टमर को डील करेंगे। उसके अलावा हम ट्रेड एग्जीबिशंस होती हैं, जिसमें जहां कस्टमर्स आते हैं और आपकी ज्वेलरी देखते हैं, अच्छी बड़ी एग्जीबिशंस नेशनल और इंटरनेशनल, हम उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी उनको बुक कर लिया है। और उसके अलावा हमारी जो सोशल मीडिया और हमारी जो डिजिटल मार्केटिंग स्कीम है, वो अपने आप में ऑलरेडी एक्टिव है। इस साल का टारगेट है कि हम B2C को करीब 30% के आसपास में ले आएंगे विद कंपैरिजन टू B2B। लेकिन साथ में मैं ये भी बोलना चाह रहा हूँ कि B2B को किसी भी लेवल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। B2B उसी लेवल पे ग्रोथ लेगा जैसा कि पहले है। हम उस पर बिल्कुल बराबर वर्किंग करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक। और एक और चीज़ आपसे समझना चाहते हैं, FY27 के लिए एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, नए स्टेट्स, रिटेल प्रेजेंस और जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है और नए मार्केट से वो कितना आता हुआ आप देख रहे हैं? 27 का टारगेट रेवेन्यू, टारगेट टर्नओवर, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमारी ग्रोथ रेट पहले से बेटर होगी, क्योंकि हम हर तरीके से इस बार पॉजिटिव पार्ट में हैं। एक नया इंट्रोडक्शन होगा वर्किंग कैपिटल में, इन्वेंट्री इंक्रीज होगी, और नया स्टॉक, नया मार्केट्स, इवन नए स्टोर्स खोलने की प्लानिंग है, उसमें भी कस्टमर्स हमारे बढ़ने चाहिए। तो प्लानिंग ये अभी तक की ग्रोथ हमें काफ़ी ज़्यादा लग रही है 27 में। उसके अलावा 27 हमारे लिए बहुत ही एक्साइटिंग ईयर रहेगा, क्योंकि अद्वैत ज्वेल्स का जिस तरह से सभी लोगों ने जिस तरह से सराहा है हमें, और जिस तरह से हमें सपोर्ट मिला है, तो हमें लगता है कि लोगों को हमारी ज्वेलरी भी पसंद आएगी, वो लोग उस तरफ भी देखेंगे। और मुझे श्योर है कि हम बहुत अच्छे रेवेन्यूज लेके आने वाले हैं 27 में। ऑल राइट, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए, और साथ ही आगे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। काफ़ी अच्छी बातचीत रही आपके साथ। चलिए, इसी के साथ मुझे और गुरप्रीत को दीजिए इजाज़त। फिलहाल योर स्टॉक्स में इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, छोटा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे नई पेशकश स्टॉक्स फटाफट। नमस्कार।